हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी 2024 की आंसर की। और इसमें काफ़ी सारे सोर्सेज को रेफ़र किया गया है, लेकिन फिर भी यदि कोई आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में गलतियां हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ में भी आप लोग अपना ओपिनियन दें कि कट ऑफ कितना आ सकता है। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? तो ये क्वेश्चन तो आसान सा है, उड़ीसा में सबसे अधिक भंडार हैं। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ए बी। और याद रहे, ये मैं जो सेट डिस्कस कर रहा हूँ ये सी सेट है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 50% के आसपास भंडार है, मतलब एक बड़ा जो डिपॉजिट है वो वक्त के लिए उड़ीसा के पास में है। सेकेंड क्वेश्चन है 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? तो ये है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में काफ़ी फर्टाइल एरिया है वैसे देखा जाए तो, और बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट वेस्ट बंगाल में काफ़ी बड़ा एरिया डेल्टा का एरिया भी है, तो ये भी इसके एक बड़े रीज़न बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है। बिल्कुल सही बात है, जो पेरिन कोस्ट है यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। सेकेंड स्टेटमेंट है एलिनो भारतीय मानसून कमजोर करता है। बिल्कुल सही बात है, एलिनो भारतीय मानसून कमजोर करता है, और जो लानिना है वो भारतीय मानसून को मजबूत करता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है जो यहाँ पे गलत है। एलिनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, तो ये ऑप्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। प्रतिवर्ष घटित नहीं होता, आमतौर पर एलिनो फिर लानिना एलिनो इस तरह से सीक्वेंस में होता है, तो हर वर्ष घटित होने की संभावनाएं बहुत कम होती है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, सोन। तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नर्मदा नदी की लंबाई बात करें तो सबसे इन ऑप्शंस में सबसे अधिक है। वैसे भी देखिए नर्मदा बहुत लंबी है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी तो है ही है, तो उस हिसाब से ये हुआ। और कावेरी की बात करें, कावेरी की लंबाई बहुत ज़्यादा है नहीं। क्या आप कमेंट करके बताएंगे कि नर्मदा भारत की कौन से नंबर की सबसे लंबी नदी है? प्लीज़ डू कमेंट आउट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जनगणना 2011 फिफ्थ क्वेश्चन ये है। 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? वेल देखिए, ये ऑप्शन है, ये है ताउते। हालांकि कई जगह ताउते लिखा मिलता है, लेकिन इसमें लिखा है तौकते। तो ये है तौते, है ना। तो ये आपका वेस्टर्न कोस्ट में आया था। स्पेशली यदि हम बात करें नीचे जो केरला का तट है वो भी काफ़ी डैमेज हुआ था। फिर ऊपर की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ था। आपके गुजरात कोस्ट में भी काफ़ी समस्याएं आई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? तो जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश की क्या है, बताइए ज़रा कमेंट करके। और ये सबसे कम रहा है अरुणाचल प्रदेश का। ऑलराइट, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार, ओके मध्य प्रदेश का था 236 है ना, भारत का 382। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। देखो यहाँ पे आप लोग चूंकि नियर बाई में आपका राजस्थान का तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ, गुरु शिखर का जो हाईएस्ट पीक है वो लगभग 1700 के आसपास है। गुरु शिखर राजस्थान का सबसे हाईएस्ट पीक है, आप लोग जानते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? दैट इज 1722, 1722, है ना। और हमारे पचमढ़ी का जो धूपगढ़ है वो कितना है? 1312। अब देखो ये दो ऑप्शन से ही आप पूरा आंसर निकाल सकते हो। कैसे? देखो जहां पे ये बढ़ते क्रम में, आपको बताना अवरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, तो यहां पे कहीं भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां पे गुरु शिखर पचमढ़ी के पहले आता हो। तो देखो यहां पे हर जगह देखोगे कि पहला ऑप्शन चौथे के पहले है, यहाँ पहला चौथे के पहले है, यहाँ पहला चौथे के पहले है। तो ये सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। यदि आपको सारे के ऑप्शन नहीं पता है तो भी आप इस तरह से एलिमिनेट करके सही आंसर निकाल सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित युग्मों पर मिलान करना है, आपको सही कोड बताना है कि बेसिकली इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखा है तो ये ऑप्शन भी थोड़ा सा गेस करोगे तो आपसे बन जाता। जैसे इसमें देखें तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन जाएगा वो है सी। कावेरी का जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। कावेरी कहाँ पे है? कावेरी का है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। फिर उसका साबरमती की बात करें, साबरमती का आएगा आपका दैट इज़ बेसिकली मेवाड़ पहाड़ियाँ। फिर उसके बाद में ताप्ती की बात करें तो ताप्ती को तो आप जानते ही हो, दैट्स वेरी सिंपल वन। ताप्ती आपका सतपुड़ा पहाड़ियों में है। और उसके बाद दामोदर की बात करो, छोटा नागपुर का पठार। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा दैट इज सी। सी विल बी राइट आंसर, है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्यों से देश की कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? 50% से अधिक। देखो, दो जो बड़े राज्य हैं जहां से हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है वो कौन कौन से हैं? एक तो झारखंड हो गया, एक हो गया उड़ीसा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, है ना। तो पहला और तीसरा, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, है ना। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा? तो ये क्वेश्चन ऐसा काफ़ी सिंपल है। मध्य प्रदेश पल्सेस में हाईएस्ट पे रहा है, तो ऑब्वियस बात है मध्य प्रदेश इसमें सबसे टॉप पे रहा है, दैट इज मध्य प्रदेश। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया? देखो, यहाँ पे आपको याद रखना है कि राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है 250 होती है, उसमें 12 जो हैं नामित किए जाते हैं, प्रॉपर तरीके से नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, बाकी तो इलेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये हैं कौन? ये हैं सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति 12वें सदस्य के रूप में नॉमिनेट की गई थी। और सुधा मूर्ति की जो मदर इन लॉ हैं उनका नाम क्या है? आप लोग जानते ही हैं। सॉरी, सुधा मूर्ति किसकी मदर इन लॉ है आप जानते ही हैं, ये द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पैरा कैनोइंग के प्लेयर हैं, ये हैं प्राची यादव, जिनको 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हालांकि इसमें तीसरा जो ऑप्शन है ये आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अधिकांश लोगों का ओपिनियन यही है कि डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, इसलिए हम भी डी ऑप्शन को सही मान रहे हैं, है ना। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है ये भी मिला नहीं है, बट सभी लोग सजेस्ट यही कर रहे हैं कि इसका डी ऑप्शन होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम कोटिंग द डी ऑप्शन। कौन सी परंपरा पारंपरिक माच गायन शैली से संबद्ध है? ओके, यहाँ पे पर्सनालिटी का नाम बताना है, कौन है जो माच गायन शैली से संबद्ध है। तो देखो, चारों के चारों पद्मश्री अवार्डी का नाम डिस्कस किया गया है। ये मैंने कई बार डिस्कस किया आप लोगों से पद्मश्री अवार्डी के बारे में, और बोला भी था कि आपको ये प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाना है कि कौन किस ज़िले से संबंधित है, कौन कौन सी विधा संबंधित है। जैसे यहाँ पे सत्येंद्र सिंह लोहिया जी की बात करें तो ये पैरा स्विमर थे, तो बड़ा ऑब्वियस बात है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ये हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, जो हैं ये माच गायन शैली संबंधित हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों से कई बार डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे बाकियों की बात करें तो यहाँ भगवती लाल राजपुरोहित की बात करें, किससे संबंधित है? बेसिकली जो मालवा जो मतलब मालवीय जो लेखन है उसके लिए हैं। और कालूराम बामनिया जी की बात करें तो कबीर वाणी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में बराबर मनाता है, इसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो ऐसे क्वेश्चन में हालांकि हल्का गेस वर्क भी करते तो आपका सही हो सकता था, और एक ही इंडियन यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, एंड ये हैं कल्लमपुड़ी राधाकृष्ण राव। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से आप स्मार्ट गेस मार के भी सही कर सकते थे, क्योंकि बाकियों बाहरियों का नाम तो पूछेंगे नहीं, इंडियंस के नाम ही आमतौर पर MPPSC पूछती है। 2024 में FIDI कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे? अब यहाँ पे भी गेस कर सकते हो, विश्वनाथन आनंद तो होंगे नहीं, दूसरे बच्चे डी गुकेश, है ना। तो ये सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लमेटा गांव किस जिले में स्थित है? तो जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है, तो लमेटा गांव कहां पे है? दैट इज लोकेटेड इन द जौलपुर। ये कहां पे है? ये आपके लमेटा गांव जौलपुर में, है ना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? देखो, पहले लोकपाल थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, प्रेजेंट टाइम में है जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर। वेल सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर बेसिकली है, दैट इज, इसका सही आंसर है श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। प्रेजेंट टाइम में ये हमारे लोकायुक्त हैं, तो ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, और पहले लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थित है, स्थापित की गई है? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उज्जैन में स्थापित की गई है पहली वैदिक घड़ी। ये तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजयी कौन रहा? तो ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने तो मैच देखा भी होगा। तो भारत 4-1 से इंग्लैंड को हराया था, तो इसका सही आंसर होगा बी।
तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बी। भारत ने 4-1 से इंग्लैंड को हराया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो इसमें बेसिकली जो हमें सोर्सेज मिले हैं उसके हिसाब से सही आंसर मिला है, दैट इज देवास। देवास में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर होना चाहिए डी। आपके ओपिनियन क्या है आप लोग कमेंट कर बताइएगा। देवास हमें मिला है कुछ सोर्सेज में, तो देवास का सही आंसर होना चाहिए। अगला आपके सामने है रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? तो ये तो रॉक फॉस्फेट हमारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, तो रॉक फॉस्फेट का सही आंसर हो जाएगा आपका उर्वरक उद्योग। नाउ नेक्स्ट वन इज 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान था? देखिए यहां पे देखें तो यहां पे गेहूं का जो हम लोगों ने खरीदी की थी उसमें तो फर्स्ट रैंक हमने स्कोर किया था, लेकिन क्षेत्रफल एवं उत्पादन में यहाँ पे एक बार चेक करिएगा, क्योंकि कई जगहों में सोर्सेज में सेकंड रैंक मिल रही है, कुछ जगहों में फर्स्ट रैंक भी लिखा मिला है, बट आई विल गो विद सेकंड रैंक, क्योंकि कई जगहों में सेकंड रैंक लिखा है। सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है उसमें उत्तर प्रदेश में हुआ है, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश का है। लेकिन 2021-22 का एक बार आप लोग चेक करके जरूर कमेंट कर बताइए, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देशी कंपनी के सहयोग से हुआ? देखो किस देश की कंपनी के सहयोग से हुआ, देखो इसमें कई जगहों में आपको मिलेगा कि बीएचईएल की स्थापना सोवियत रशिया की हेल्प से हुआ है, लेकिन यदि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करो तो यहाँ पे लिखा मिलता है बीएचईएल की ऑफिशियल वेबसाइट में कि ब्रिटेन की हेल्प से, बीएचईएल भोपाल की बात करें तो बीएचईएल भोपाल ब्रिटेन की हेल्प से स्थापित किया गया है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये है आपके भोपाल का, तो भोपाल जिले में है। और अभी कुछ ही दिनों पहले क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में कि कौन से संभाग का है, तो संभाग में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक इंदौर में पाया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? तो यह है सरदार सरोवर परियोजना, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। ये हमारी नर्मदा नदी में बना हुआ है सरदार सरोवर परियोजना, जो कि आपके गुजरात में बना हुआ है ना। मध्य प्रदेश का इसमें हाईएस्ट शेयर है, दैट इज 57%। आप लोग भी कमेंट कर बताइए कौन कौन से 4 राज्यों का शेयर है। अगला है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? अब देखिए यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ये किताब में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब रेंज पढ़ा होगा तो उसमें तो हमारा जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी मतलब ये वाला जो रीजन है, यदि हम इसकी बात करें, या इसके अलावा जो हमारा या पूर्वी क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है इसकी बात करें, तो यहाँ पे जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। जैसे आप देखोगे इसमें भारत का मैप यदि आप देखोगे तो भारत की मैप में इधर से बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच का इधर रेन होती है, तो ऑब्वियस बात है इधर का जो मध्य देश का पूर्वी हिस्सा है इसे बंगाल की खाड़ी का असर देखने मिलता है। वहीं पर यदि आप पश्चिमी क्षेत्र की बात करो, पश्चिमी क्षेत्र या मध्य प्रदेश के बाकी क्षेत्र की बात करो, तो यहाँ पे अरब सागर की शाखा से होती है, तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्वी भाग के लिए सही आंसर माना जाएगा मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। इसके कारण सबसे अधिक बारिश हमारे मध्य प्रदेश में होती है, स्पेशली दक्षिण पूर्वी भाग, मतलब हम बालाघाट वगैरह की बात कर रहे हैं ना। चलो आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? तो काली मिट्टी मतलब बेसाल्टिक रॉक्स होती हैं, तो ये बेसाल्ट हो गया आपका। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बांस का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1973 में, 1973 में बांस का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1973 में। 1973 एक और चीज़ के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी इसी समय पास हुआ था। आप कमेंट करके बताइए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस साल लाया गया था, एनी ऑफ यू। अगला क्वेश्चन है, विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग, अब इसमें कई सारी जगहों में अलग लिखा है, कुछ जगह विंध्यन स्कार्पलैंड का लोग दक्षिणी भाग बता रहे हैं अमरकंटक पठार होगा, और कुछ जगह बोल रहे हैं भांडेर पठार होना चाहिए। अब इसमें हल्का सा डिस्प्यूट है। अब विंध्यन की बात करें तो इसे भांडेर ही इसका पार्ट है, अमरकंटक की बात करो तो ये मैकाल, फिर वो अमरकंटक की बात करोगे तो वो सतपुड़ा के उसमें आ जाएगा, तो इसमें हल्का सा डिस्प्यूट है। तो फिर भी आप लोग अपने ओपिनियन ज़रूर दें। आई एम गोइंग विद द भांडेर पठार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्विटर के संस्थापक कौन हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जैक डॉर्सी ट्विटर के संस्थापक हैं, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अगला आपके सामने, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? तो यहां पे अब देखो इसमें
सही आंसर है द ट्यूरिंग टेस्ट। हर जगह इमिटेशन गेम का मूल नाम आपको मिलता है द ट्यूरिंग टेस्ट। हालांकि इसमें कई लोगों ने डी भी सजेस्ट किया हुआ है। लिस्प जो है, ALISP मतलब लिस्प की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हालांकि ये हमारे नए जनरेशन की लैंग्वेज बोली गई है, बट फिर भी वे गोइंग विद द ट्यूरिंग टेस्ट। हालांकि आपके ओपिनियन क्या है आप लोग भी नीचे कमेंट कर बताइए इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन से हैं? तो ई गवर्नेंस यदि आप सर्च करोगे 4 पिलर, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? लोग हैं, प्रक्रिया है, प्रौद्योगिकी और संसाधन, है ना। लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, ये आपका इसका सही ऑप्शन होगा। कई लोग सरकार भी लगा रखे हैं, लेकिन यदि आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको यही मिलेगा, लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं। अब बेस बात है, ये आप लोगों ने लिंक्डइन का नाम सुना होगा। लिंक्डइन से जो है आपने अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली जॉब्स है या कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। पूछा इसमें से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, दैट इज़ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है मशीन लर्निंग। अगला है W3C का फुल फॉर्म क्या है? W3C का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेव कंसोर्टियम। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेव कंसोर्टियम। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी। फिर MPEG का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा मूविंग पिक्चर, है ना, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, MPEG। गाइड नहीं है, ग्रुप है, कई लोग गाइड टिक कर रखे हैं। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, MPEG, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग क्या है? ये है कर्नल। क्या बोलते हैं इसको? कर्नल, KERNEL, KERNEL, ये है आपका केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट। अगला आपके सामने है, इसमें बोला है, इसमें स्पेस दिया हुआ है, फिर बोला है हमला। ये एक हमला है जो भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है, जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कहता है। तो ये इसको बहुत बार डिस्कस किया मैंने इसके बारे में, फिशिंग के बारे में, कि आपको मेल करते हैं, फिर आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके निकलवाते हैं, आपको क्लिक करवाते हैं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल होता है फिशिंग, है ना। और इस समय चल भी खूब रहा है। इस समय लोगों से पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, लोग अनफॉर्चुनेटली दे भी रहे हैं। एनीवे, अगला आपके सामने कुरेंटली, हालांकि करेंटली भी कई जगह लिखा मिलता है, बट कुरेंटली क्या है? कुरेंटली बेसिकली है आपका दैट इज सर्च इंजन। क्या है? कुरेंटली एक सर्च इंजन है ना। MPPSC हालांकि इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछती है। डक डक गो के बारे में एक बार पूछा गया था, आपको याद होगा। अगला है, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? पहला G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, क्योंकि G20 अभी हुआ है इसलिए इसके बारे में चर्चा में है। वाशिंगटन DC USA 2008 में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। G20 के बारे में तो विशेष तौर पर पता होना चाहिए। अगला है वैधानिक तरलता अनुपात, इसे बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की न्यूनतम सीमा क्या थी, जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था? तो इसका ये था पहले 25%, तो याद रखिएगा। अब तो शायद 40% कर दिया है, एक बार आप लोग कमेंट बताइए इसके बारे में। अगला आपके सामने है, सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था, है ना। ये बात की जा रही है सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का अनुपात, दैट इज बेसिकली कितना है? 18.6%। तो इसका 18.6% अलग अलग सोर्सेज से मिल रहा है, हर जगह लगभग यही मिल रहा है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला आपके सामने 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है? अब इसमें देखें तो यहाँ पे कई सारे सोर्सेज में 5% लिखा मिला है, तो 5% की पॉसिबिलिटी है। हालांकि इसमें हल्का डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन कई जगहों में 5% की नियर बाय मिला है। अगला है, मध्य प्रदेश की उन्नति एग्रो GIS परियोजना किस लिए है? तो इसकी बात करें तो ये है, कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए उन्नति परियोजना हमने लॉन्च करी है। अगला आपके सामने है, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस योजनाओं के विकरण से उभरा है? तो ये 3 योजनाओं को हमने मर्ज किया है इसमें। एक है सर्व शिक्षा अभियान, कौन सा? सर्व शिक्षा अभियान, इसे SSA बोलते हैं। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, फिर शिक्षक शिक्षा। तो तीनों ऑप्शन को हमने तीनों को मर्ज कर दिया है, फिर बन गया है समग्र शिक्षा अभियान, है ना।
याद रहे, क्वेश्चंस जो कंफ्यूजिंग होते हैं, जो टॉपिक कंफ्यूजिंग होते हैं, उसको हमेशा स्टोरी बना के आप याद करने का प्रयास करो। हो सकता है आपको स्टोरी आप रिवाइज ना कर पाओ, लेकिन एग्जामिनेशन के हाल में कई बार वो स्टोरी पिक कर जाती है कि हाँ मैंने कभी ऐसे बोल के याद करने का प्रयास किया था। यदि उतना भी पिक हो जाए तो इंसान से बन जाता है। अगला आपसे पूछा गया पर कैपिटल इनकम से पूछा गया, प्रति व्यक्ति आय से पूछा गया है। प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुपात के स्थिर स्थिर भावों के आधार पर पूछा गया है, हम कितना है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, हमेशा ही कम रहती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कह सकते हैं सिंपल था। तो 47 का हो गया आपका बी। 48 में चलते हैं, जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है। तो चिन्नौर चावल कौन सा है, ये है बालाघाट, है ना। चिन्नौर चावल बहुत ही मशहूर है। इसमें अनूठे उत्पाद के साथ मिलाना है आपको। तो अब देखो, ये मैंने डिस्कस किया भी था, आपको याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने, मंदसौर का कैसे याद कराया था आप लोगों को। जैसे कि डिस्कस किया था हम लोगों ने कि जो आपका झाबुआ है वहाँ पे कड़कनाथ मुर्गा है, तो कड़कनाथ मुर्गे के लिए फिर लहसुन की सबसे ज़्यादा नितांत आवश्यकता होती है। तो लहसुन को ऊपर से नीचे लेके नीचे तक हमने कनेक्ट किया था, है ना। तो मंदसौर भी उसी लाइन में आता है, ऊपर तक आता है, तो मंदसौर में भी लहसुन हमने सजेस्ट किया था, है ना। एनीवे, तो यहाँ पे मंदसौर का लहसुन हो गया, इसको तो याद कराई था आपको। फिर यहाँ पे बुरहानपुर का केला बहुत मशहूर है, तो ये बुरहानपुर का हो गया केला। अब देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन वैसे आपके जाने पहचाने ही हैं। अशोकनगर में चंदेरी, तो चंदेरी साड़ियाँ हो गई। खरगोन का मैसूर साड़ियाँ। तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं सिंपल ही क्वेश्चन आया था बेसिकली देखा जाए तो। 49 का सही आंसर क्या हो गया, दैट इज बेसिकली ओके अशोकनगर का 3 है ना, तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन है, नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन गेस वर्क भी करते तो बन जाता, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऊल जुलूल आंसर दिए, जैसे अचीवर में 0 to 49। अब देखो अचीवर ऐसे कैसे हो सकता है ना, बड़ा ऑब्वियस बात है, अचीवर का मतलब है टॉप है 100%। तो यहाँ पे इस तरह से आप बेस्ट पाओगे, अचीवर 100 इसमें लिखा हुआ है, तो अचीवर 100 ये हो गया। फिर आकांक्षी मतलब शुरुआत कर रहा है, एस्पिरेंट है। फिर प्रदर्शक, प्रदर्शक का मतलब परफॉर्मर, अच्छा परफॉर्म किया। फिर अग्रणी का मतलब है फ्रंट रनर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ऑब्वियस बात आप टिक कर जाओगे। ये सीक्वेंसिंग आप देखोगे तो अपने आप लगेगा कि हाँ यही ऑप्शन बेस्ट हो सकता है, और बेसिकली यही ऑप्शन सही भी था। तो कभी कभी क्वेश्चन ना बने तो भी आप हल्का सा उसमें एफर्ट डालो तो कई बार बन जाता है ना। मोहन खेड़ा की बात करें, मोहन खेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो ये आपके देवास में है। नाउ लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 52वां क्वेश्चन है बोरी अभयारण्य का। ओके, यहाँ पे अभयारण्य पूछा है कौन सा, तो घाटी गांव की बात करो। घाटी गांव इंदौर में नहीं है, बस यही ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे गलत है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो घाटी गांव बेसिकली पड़ेगा कहाँ पे, दैट इज बेसिकली इन द ग्वालियर रीजन। ये आपकी ग्वालियर रीजन में पड़ेगा, है ना। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे एलिमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, आप लोग बताइएगा, अपनी ओपिनियन दीजिएगा। कई जगहों में जो है गूगर माल लिखा हुआ है, तो गूगर माल के बारे में मिलता है, लेकिन एक बार आप लोग अपनी ओपिनियन जरूर बताएं, प्लीज़ डू कमेंट आउट। अगला आपके सामने शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से था। शंकर राव पंडित, तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है ख्याल गायकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दैट इज बेसिकली सी, ख्याल गायकी संबंध है। तो ये हो जाएगा आपका सी, ख्याल गायकी, है ना। 55th क्वेश्चन में चलते हैं। 55th क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति से आपको मैच करना है, कौन सा क्रांति स्थल था उनका। अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। राजा मर्दन सिंह की बात करें तो राजा मर्दन सिंह का हो गया आपका दैट इज़ बेसिकली भानपुर, तो ये भानपुर हो गया आपका। फिर राजा दौलत सिंह की बात करें तो ये हो गया आपका दैट इज़ नेमावड़। राजा बख्तवली की बात करें तो ये हो गया सायगढ़, और मुराद अली महू, तो ये हो गया आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगला है आपके सामने, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ये आपको मिलता है कहाँ पे, दैट इज सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। फिर अगला है, किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को वराह मिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है, तो ये कौन सा है, ये है कायथा, कायथा को कहा जाता है, कायथा को। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के 10 अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे लिखा है इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण को उल्लेख है, ये स्टेटमेंट सही है।
भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिम पूर्व भी कहा गया, ये भी सही है। अगला लिखा है इस अभिलेख की रचना भौभूत ने की थी, तो यही ऑप्शन इसमें गलत है। इसकी रचना बेसिकली भौभूति ने नहीं की थी, तो इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें किसका नाम मिलता है, रचना में वत्स भट्टी का नाम मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोहबर क्या है। कोहबर तो हम लोगों ने भील चित्र में पढ़ा था कि एक वॉल पेंटिंग है, हमारे यहाँ होती है, स्पेशली ये बघेलखंड के क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है कोहबर, है ना। तो वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है, वॉल पेंटिंग है। अगला आपके सामने है यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है। तो यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता है, इसमें ऑप्शन दिया है, दैट इज बेसिकली वाशुल कवि, है ना। सौंदनी अभिलेख के रचयिता है वाशुल कवि, है ना। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। तो कैलाश मंदिर कौन से गुफा में है, गुफा में है, तो ये एलोरा की गुफाओं में है, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। अगला आपके सामने, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है। तो जिक्र जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन आप लोग अपने ओपिनियन दीजिए। कुछ जगह अथर्ववेद का भी लिखा मिलता है, बट आप लोग अपने हिसाब से बताइए कि क्या आपको सही लगता है इसमें। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था। तो अधिकांश जगहों में यहाँ पे गायत्री मंत्र ही मिलता है, तो बी ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए, गायत्री मंत्र। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा ओल्डेस्ट वेद है, बड़ा भी ऐसी बात है। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है। देखो, अष्टांग योग के अंतर्गत इसमें से 3 का जिक्र होता है बेसिकली, है ना। एक तो धारणा है, एक है ध्यान है, एक समाधि है। तो यहाँ पे धारणा जो है इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है, तो धारणा है, तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। अगला आपके सामने 66 क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था। बड़ा बेस बात है, ये किया था देवेंद्र नाथ जी ने, और इन्हीं के साथ फिर इनका मतभेद हुआ था, और बाद में केशव चंद्र सेन ने अलग ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, इसका नाम था भारतीय ब्रह्म समाज। और फिर देवेंद्र नाथ टैगोर वाला जो ब्रह्म समाज है उसे आदि ब्रह्म समाज कहलाया, है ना। फिर हालांकि केशव चंद्र सेन ने जो अपनी बेटी का विवाह अल्पायु में कर दिया था, तो उनके भी जो कुछ सपोर्टर थे जिन्होंने फिर एक नया ब्रह्म समाज बनाया था, इसका नाम था नौ ब्रह्म समाज, है ना। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया। तो यह आपका सहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। अगला है, के एम पणिकार ने किसके लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें हल्का डिस्प्यूट है। कई जगह दादा भाई नौरोजी मिलता है, और कई जगह लोगों ने तिलक साहब के बारे में भी यहाँ पे कोट किया है, बट आई एम गोइंग विद दादा भाई नौरोजी। आपके ओपिनियन क्या है, आप लोग कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है। और ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग संबंधित था। तो प्रतिष्ठा बेसिकली न्याय विभाग संबंधित थे, तो ये हो गया न्याय विभाग। अगला क्वेश्चन है, बिरसा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का बिरहा। अब देखो, बिरहा मनाया जाता है अपने स्पेशली बघेलखंड के इलाके में। तो बघेलखंड में जो आदिवासी समूह रहता है वो है कोल समूह, तो यहीं पर बेसिकली लोकप्रिय होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सम्मान दिया जाता है। तो ये दिया जाता है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। ऑलराइट, 73rd क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशेषताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है। अब इसमें अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग मिलता है। बी कई जगह मिला है, वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान, लेकिन आप लोग भी अपनी ओपिनियन यहाँ पे जरूर शेयर करें। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम से चल रही है। देखिए, स्वरोजगार योजना जो चल रही है वो है बिरसा मुंडा जी के नाम पे। इस पे मैंने जब आप लोगों से ट्राइब से क्वेश्चन कराए थे तो वहाँ पे डिस्कस किया था कि बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना है, और एक योजना टांटा भील के नाम से भी चल रही है, उसका नाम क्या है,
उसका नाम था टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। क्या नाम था? टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। तो दोनों योजनाएं अलग हैं। स्वरोजगार योजना के नाम से चल रही है वो है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। तो इन दोनों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। टांट्या मामा के नाम से आर्थिक कल्याण योजना चल रही है ना। अगला आपके सामने है जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष है। तो ये कब है? ये 1980 में स्थापना वर्ष रहा है। तो ये रहा डी ऑप्शन। 76 क्वेश्चन आपके सामने है, महानायक टांट्या मामा किस आदिवासी जनजातीय समूह से संबंधित हैं? तो ये हैं भील जनजाति संबंधित हैं। तो टांट्या भील आप लोगों ने पढ़ा ही है। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई संबंधित हैं किस कम्युनिटी से? ये हैं बेसिकली भिलाला जनजाति से, है ना। भील का ही एक सब ट्राइब है भिलाला। भीलों में सबसे एलीट क्लास जो मानते हैं वो भिलाला कम्युनिटी को ही मानते हैं। भीम्बा जनजाति के लोग मध्य से किस जिलों में निवास करते हैं? तो भीम्बा जनजाति जो है ये आपको जो मिलेगा किताबों में वो रीवा और सतना के इलाकों में मिलेंगे। आई मीन रियली में होते हैं, बट बुक्स में जो दिया हुआ है। स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? श्री बादल भोई जी के नाम पे छिंदवाड़ा में जो है जनजातीय संग्रहालय भी स्थापित किया गया है, मतलब नामकरण किया गया, नामकरण चेंज किया गया है। तो ये है प्रतिष्ठित आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री बादल भोई। अगला क्वेश्चन है मांडवरा त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये हमारे यहाँ इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है? दैट इज बेसिकली भारिया जनजाति। कुछ सोर्सेज से भारिया जनजाति मिला है। आप लोग भी अपनी ओपिनियन बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की थी? ये बेसिकली मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुराई राजन का मामला था। इसमें बेसिकली इस चीज़ के बारे में कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डीपीएसपी से ऊपर रहेंगे। अगला आपके सामने है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो है वो एज ए इक्वल के रूप में काम करते हैं। यदि उनके बीच में कोई मतभेद होता है तो उस कंडीशन में प्रॉपर तरीके से वोट होता है। चूंकि एज ऑफ नो एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 चुनाव आयुक्त हैं, तो कुल 3 लोग हैं। तो इनके बीच में यदि कोई मतभेद है तो प्रॉपर इनके बीच में वोटिंग होगी और जो जिसके फेवर में वोट ज़्यादा पड़ेंगे वही जीता घोषित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बेसिकली ए। यही ऑप्शन इसमें गलत है। बाकी स्टेटमेंट सही है। चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से हटा नहीं जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त है। हालांकि बी ऑप्शन में भी चेंज हुआ है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले होता है। तो ये आपके ए ऑप्शन इसमें गलत है। संविधान के संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। किसके लिए? 279A ये क्या है? जीएसटी काउंसिल के लिए। यदि इसमें बदलाव करना चाहते हो आप तो उसके लिए आपको जरूरी होगी। 243A कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे। 243A में देखो यहाँ पे राज्य की विधानसभा को प्रॉपर अथॉराइज किया गया है, ये लिखा हुआ है प्रॉपर आर्टिकल में, है ना। तो ये होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। 279A ही होगी, जीएसटी काउंसिल। 84th क्वेश्चन आपके सामने, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर स्थापित है? तो ये है आपके भोपाल में। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। ये कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लिखा है कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता कर्तव्य होगा। बिल्कुल सही बात है, महाधिवक्ता कर्तव्य होगा। दूसरा ही स्टेटमेंट है महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत। देखो मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत हालांकि इनडायरेक्टली ऐसे ही रहता है, लेकिन जो टर्म इस्तेमाल किया था कॉन्स्टिट्यूशन में वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं ना। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची कौन से शेड्यूल में है? तो ये आपकी 11वीं अनुसूची में है। और वहीं पे यदि आप अर्बन पंचायत की बात करोगे तो 12वीं अनुसूची में हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने 87 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की बात करता है? आर्टिकल 61। बहुत सिंपल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी घोषित करेंगे जिसकी एलिजिबिलिटी ये होगी। तो क्या एलिजिबिलिटी है? देखो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है
उसके लिए जो होता है एडवोकेट जनरल जो होता है उसके लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वही होती है। यदि भारत के महान्यायवादी की बात करो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करोगे, तो वहां पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने की जो योग्यता है वही उस पर लागू होगी। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, के एम मुंशी किससे संबंधित है? अब बड़ा ऑब्वियस बात है, हमारी जो प्रारूप समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी उसके मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर का नाम बिल्कुल जुबान में रटा होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार टेढ़े मेढ़े तरीके से पूछा आता है। यूपीएससी में तो जो सीडीएस है, एनडीए है, वहां पे तो अक्सर पूछा आता है एग्जाम में। अगला है, भारत के राष्ट्रपति जिसकी किसी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कई लोग यहाँ पर मंत्रिपरिषद भी लगा रखे हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर संघ मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट की रिकमेंडेशन, रिटर्न रिकमेंडेशन लिखी होनी चाहिए। तो ये लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो कैबिनेट कई जगह मिलता है। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसकी बजाय कैबिनेट आपको टिक करना है। बाकी आप लोग भी अपने ओपिनियन दे सकते हैं। 91 क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाली विकार है। यह है डाउन सिंड्रोम। ये कौन सा? ये है डाउन सिंड्रोम। बहुत सारे क्वेश्चन साइंस में इस बार सीधे घटना चक्र से पूछे गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो कंपाइलेशन है उसको आप जरूर पढ़ा करिए। अगला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्प में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? तो यह है अन्नपूर्णा योजना, इसमें नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं। इसके एक बार चेक करिएगा आप लोग, एक दो जगह मेरे को ये मिला इसलिए मैंने इसको कोट कर दिया। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथायरिज्म नामक रोग होता है? तो ये आपका खेसारी दाल जो है इसके उपयोग से ऐसा होता है। नाउ 94th क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण, ये मैंने पहले बोला था, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, ये सारे आपको पढ़ने हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कौन सा कब किस साल लाया गया? तो ये अक्सर पूछा आता है एग्जाम में, 1974। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, मैंने आपको बोला था कि एसडीजी इंडेक्स में जो 17 गोल हैं उनका क्रम बार याद रखना है। और कमाल की बात है यहाँ पे क्रम पूछा गया है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं। कोई गरीबी नहीं, कोई भुखमरी नहीं, उद्योग नवाचार, ये इसका सही आंसर होगा। 95th का सही आंसर क्या है? दैट इज बेसिकली ए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए। पहला जो है नो पॉवर्टी है, सेकेंड है जीरो हंगर मतलब कोई भुखमरी नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ए। बाकी भी फ्यूचर के लिए आप सभी 17 गोल्स जरूर याद रखिए। 2030 तक वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट है, तो 2030 तक तो आपसे पूछा ही जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजलेट्स के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर इसमें क्या होगा? नाउ लुक एट हियर। तो इसका क्या होगा? इसका होगा अपघटक। क्या होगा इसका? अपघटक होगा, डिकम्पोजर है ना। चलिए आगे चलते हैं, 97 क्वेश्चन में चलते हैं। ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं? ये मैंने कई बार आप लोगों को जब साइंस एंड टेक का क्विज देता था रामसोनी एमपीपीएससी टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पर डिस्कस भी किया है। ये है डॉप्सन यूनिट। मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है। ग्रीवा मतलब सर्वाइकल वर्टेब्रेट की बात की जा रही है, तो ये कितनी होती है? ये होती है 7। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? ये तो चीज़ें पता होनी चाहिए, बिल्कुल लिप्स में होनी चाहिए। मंगल ग्रह हो गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन हो गया, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ये सब याद होनी चाहिए। आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको जुबान में होनी चाहिए, तभी जाके एग्जाम में बन पाएगा। और ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते भी हैं। 2017 में इसरो के द्वारा किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? ये है PSLV C37। ये अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन था हमारे लिए, इसलिए ऐसे लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में आपको पता होना चाहिए। PSLV C37 है। तो ये है 100 क्वेश्चन। आपके ओपिनियन क्या, आप लोग कमेंट कर बताएं। किन क्वेश्चन में आपको डिस्प्यूट लग रहा है वो भी आप कमेंट करके बताइए, तो बाद में हम उसको फर्दर रिसर्च और करेंगे। और कट ऑफ कितना रहने की संभावना है ये ज़रूर आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।